नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के गद्य साहित्य पर चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर हम निबंध पर चर्चा करेंगे। निबंध की परिभाषा, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, उसके स्वरूप, उसके भेद, उसकी शैली, इस विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, हम सब जानते हैं कि हिंदी की विविध प्रकार की विधाएं हैं, उनमें निबंध भी एक प्रमुख विधाओं के रूप में माना जाता है। निबंध है क्या? इसको परिभाषा के सूत्र में किस प्रकार बांधा जा सकता है? इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसके कितने प्रकार हैं? तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि निबंध है क्या। निबंध, नी प्लस बंध, अर्थात जो अच्छी तरह से बंधा हुआ हो, वह निबंध कहलाता है। विचारों का जहां गुंफन हो और विषय से इस प्रकार बंधा हुआ हो कि कहीं भी विसंकृत नहीं हो, निबंध कहलाता है। इस परिभाषा के साथ निबंध की एक प्रमुख ये विशेषता ये होती है कि निबंध की जो भाषा होती है वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भाषा में ही इसकी शक्ति निहित होती है। अगर हम किसी विषय को लेकर निबंध की रचना कर रहे हैं और भाषा उसके अनुकूल नहीं है, तो सही मायने में वो प्रभावशाली निबंध नहीं कहलाएगा, क्योंकि भाषा वह शक्ति होती है, भाषा में वह ताकत होती है कि जिसके माध्यम से भावों, विचारों और अनुभवों को लेखक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाता है। क्योंकि अगर सही भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ना तो वह अपने विचारों को सही मायने में प्रस्तुत कर पाएगा, ना लेखक अपने अनुभवों को बता पाएगा और ना ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दे पाएगा। तो इसलिए एक अच्छे निबंध के लिए एक अनुकूल भाषा का होना आवश्यक है। एक अच्छे निबंधकार के लिए भाषा की पकड़ को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। अगर हम इसको परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं तो हम दो तीन विद्वानों के मतों को ले सकते हैं। सबसे पहले हम बाबू गुलाब राय जी की चर्चा करते हैं। बाबू गुलाब राय जी ने निबंधों के बारे में क्या कहा है मित्रों? बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीवता होती है। अर्थात बाबू गुलाब राय जी ने निबंध को आकार के दृष्टि से सीमित माना है, उसमें निजीपन का होना आवश्यक है, उसमें स्वच्छता का होना आवश्यक माना है और साथ साथ उसमें सरसता और सजीवता का होना आवश्यक माना है। दूसरे विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में विशेष तौर पर निबंध के क्षेत्र में प्रमुख प्रमुख विद्वान है। उन्होंने चिंतामणि भाग फर्स्ट और चिंतामणि भाग सेकंड की रचना की। उसमें विविध प्रकार के भाव, मनोविकार और सैद्धांतिक निबंधों की चर्चा है।
उन्होंने क्या कहा निबंध के बारे में, देखिए उन्होंने कहा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगर गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाए तो ये कहा जा सकता है निबंध वह रचना है कि जो कवियों कि जो गद्य को सही मायने में परखता है। एक कवि की पहचान, एक कवि का अस्तित्व, एक कवि की सफलता असफलता गद्य में जाकर होती है। उसी प्रकार गद्य की परीक्षा निबंध में जाकर होती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने माना। रामचंद्र शुक्ल जी के अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं पंडित श्याम सुंदर दास जी की। तो मित्रों, श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा, सुनिए। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया जाता है। ध्यान दीजिए, निबंध वह लेख होता है जिसमें विषय होता है प्रौढ़, गंभीर, गहन, जिसको विस्तारता के साथ और विद्वता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कहा जाए कि निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की एक कला है, तो निबंध के बारे में बिल्कुल सटीक और सही ठहरता है। निबंध के अंतर्गत मित्रों विचारों का क्रमबद्ध होना आवश्यक होता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है या ऐसा हम नहीं कर सकते कि जहां विचार विसंकलित हो जाए, उनका क्रम टूट जाए, उनका तारतम्य टूट जाए और बिखरे हुए से प्रतीत हो। इसके अंतर्गत ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व, इन तीनों का सामंजस्य होता है, तीनों का मिश्रण होता है, तीनों का संगम होता है। अगर ये कहा जाए कि निबंध को लिखने के कोई सूत्र होती है या कोई पद्धति होती है या कोई तरीका होता है विशेष तौर पर, तो ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है। फिर भी कुछ बिंदु हैं जिनका हम जिक्र करना, जिनका हम उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि एक अच्छे निबंध के लिए क्या विशेषताएं हो सकती है। देखिए, मैं 5-7 विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं और ये जानकारी आवश्यक भी है। सबसे पहली विशेषता होती है मित्रों कसावट, प्रभावशाली भाषा और विषयानुकूलता। मैंने इन 3 बिंदुओं की चर्चा की है, कसावट, प्रभावशाली भाषा और विषयानुकूलता। एक अच्छे निबंध के लिए, एक सफल निबंध के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। निबंध में कसावट होना चाहिए, एक अच्छी और प्रभावशाली भाषा जो पाठक पर प्रभाव डाल सके, पाठक के मस्तिष्क में अपना स्थान निश्चित कर सके और विषय के अनुकूल हो। दूसरी प्रवृत्ति के रूप में हम ले सकते हैं निबंध में विचार और भाषा दोनों की ही कसावट का गुण होना चाहिए, दोनों में ही कसावट होना चाहिए। अगर हम उदाहरण देते हैं निबंध में जहां जहां जरूरत होती है, तो कई बार निबंधकार के मन में अगर भाषा बदलने की उनमें चेष्टा हो जाती है तो वो गलत हो जाता है। कहीं भी उन उद्धरणों में भाषा परिवर्तन नहीं किया जाए।
तीसरी विशेषता के रूप में लिया जा सकता है कि जिस प्रकार निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ या कसा हुआ, इसके लिए आवश्यक होता है कि विराम चिन्हों का उचित सही जगह समुचित प्रयोग होना चाहिए। अगला बिंदु आता है, निबंध में जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो कहीं भी विसंकलित नहीं हो, कहीं भी बिखरे हुए ना हो। जो हमने विषय का चयन किया है उसी पर चिंतन और मनन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। उसमें एक श्रृंखला होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगली विशेषता के रूप में ले सकते हैं, विचारों में संतुलन होना चाहिए, कहीं भी असंतुलन नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रमुख बातों पर अधिक महत्व और गौण बातों पर कम महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि एक साधारण सी गौण बात है उसको महत्व अधिक दे रहे हैं और जो मुख्य बात होती है हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। निबंध स्पष्ट होना चाहिए, जो बात प्रमुख है उसको प्रमुख ही बनाए रखना चाहिए और जो गौण है उसको गौण ही बनाए रखना चाहिए। अगला बिंदु आता है कि निबंध में बदली हुई विषय सामग्री के अनुसार पैराग्राफ भी बदलने चाहिए। अगर विषय सामग्री बदली जा रही है, अगर किसी बिंदु में परिवर्तन किया जा रहा है तो पैराग्राफ भी चेंज करना चाहिए। जो ऊपर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बिंदु, वो विषय जहां समाप्त होती है वहीं उस पैराग्राफ का अंत कर देना चाहिए। इसके अलावा निबंध में व्यक्तित्व का प्रतिफल होना चाहिए, क्योंकि रचना कोई भी हो, किसी भी प्रकार की विधा हो, रचनाकार का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता ही है, झलकता ही है। तो निबंध भी अछूती नहीं रह सकते, उसके अंतर्गत भी लेखक का व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रतिफलित होना चाहिए। आकार की दृष्टि से हम चर्चा करें तो निबंध ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही संक्षिप्त होना चाहिए, एक उसका संतुलित आकार होना चाहिए। अब आप चर्चा कर सकते हो कि निबंध के अंग कौन कौन से हो सकते हैं। तो निबंध के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। 3 अंगों में भूमिका होता है सबसे पहले, उसके बाद उसका विस्तार होता है और अंत में उपसंहार होता है। अब मैं आपको समझा दूं कि भूमिका क्या होता है, विस्तार क्या होता है और उपसंहार क्या होता है। अगर हम भूमिका का जिक्र करें, उसकी चर्चा करें, तो भूमिका से तात्पर्य होता है विषय का प्रवेश। हम जिस विषय पर निबंध लिख रहा है उसका वो प्रवेश होता है, इसमें उस विषय से संबंधित परिचय दिया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है और यहीं से हमारे निबंध का प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, विषय जितना आकर्षक होगा उतना ही वह प्रभावशाली भी होगा, क्योंकि विषय जितना आकर्षक होगा वो प्रभावशाली होगा, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और अपनी ओर खींचेगा तो उतने ही लोग उत्सुक होंगे और पढ़ने में रुचि रखेंगे। अब बात आती है कि ये कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात आती है भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। इसका जो विषय आकर्षक होना चाहिए, ये जो भूमिका है ये छोटी होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। इसको पढ़ते ही ऐसा लगे कि मानो एक तरह से मन में इस प्रकार की उमंग भर गई
कि श्रोता का, अध्येता का पूरे निबंध को पढ़ने में मन बन जाए। तो भूमिका के बाद आता निबंध का विस्तार। ये निबंध का मुख्य अंग होता है, क्योंकि इसमें आकर ही निबंध को गति मिलती है। निबंध का विस्तार होता है, इसमें विषय का वर्णन होता है, उसका विवेचन किया जाता है। आपके निबंध में जो सामग्री है उसे क्रमबद्धता की जाती है, उसको अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके विवेचन में एक क्रम होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होना चाहिए। प्रत्येक दूसरे अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए, कहीं भी विसंकलित नहीं होना चाहिए। ये नहीं एक अनुच्छेद तो कहीं दूसरा और दूसरा कुछ और ही है। अगर ऐसा होगा तो तारतम्य बिगड़ जाएगा और सही मायने में निबंध नहीं कहलाएगा। तो ये जो विस्तार है, एक तरह से निबंध की प्राण शक्ति होता है। उपसंहार, उपसंहार निबंध का अंतिम अंग होता है। उपसंहार तक पहुंचते पहुंचते एक प्रकार से निबंध के विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। अब बात आती है कि उपसंहार में फिर होता क्या है। उपसंहार के अंतर्गत एक प्रकार से जो हमने ऊपर विषय का वर्णन किया, जिसकी चर्चा की है, उसका सारांश होता है। जिन बातों का हमने उल्लेख किया है, जिन बिंदुओं के आधार पर हमने विवेचन किया है, जिन बातों के आधार पर हमने मंथन किया है, जिनका हमने चिंतन किया है, उसका सारांश होता है। अब आता है निबंध के भेद। मित्रों, निबंध के अनेक भेद होते हैं। अगर हम प्रमुख निबंधों की चर्चा करें, निबंधों के प्रकारों की चर्चा करें, तो उसमें 4 प्रकार माने जाते हैं। मैं प्रमुख शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हो सकता है और भी आप ले सकते हैं, परंतु मैं प्रमुख रूप से 4 प्रकार के निबंधों की चर्चा करूंगा। पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा प्रकार का होता है विवरणात्मक निबंध। तीसरा होता है विचारात्मक निबंध और चौथा होता है भावात्मक निबंध। तो सबसे पहले प्रकार पर आते हैं हम वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध ऐसे निबंधों को कहा जाता है जहां स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। अगर इसे ऐसे कहा जाए कि जहां पर किसी भी विषय को आधार बना करके उसका हम वर्णन करते चलते हैं, वहां वर्णनात्मक प्रकार के निबंध होता है। जैसे होली, दिवाली, दशहरा, या आप किसी पर्यटन स्थल का या किसी ऋतु का या किसी वस्तु का हम वर्णन करते चले, तो वहां वर्णनात्मक प्रकार के निबंध होते हैं। अब अगला आता है विवरणात्मक। वे निबंध, ध्यान दीजिए, कहीं भी भ्रांति होने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी दोनों में अंतर है। जहां घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक रूप प्रस्तुत किए जाए, उस प्रकार के निबंधों को विवरणात्मक निबंध कहते हैं। विवरण करते चलना,
विवरण देते चलना। कोई भी घटना को ले सकते हो, किसी भी यात्रा को ले सकते हो, किसी भी उत्सव को ले सकते हो, किसी व्यक्ति का विवरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोई रेल यात्रा की आपने, कोई हवाई यात्रा की हो, या किसी फंक्शन का हम, किसी उत्सव का हम विवरण दे सकते हैं। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में किसी समस्या को उठाया जाता है, किसी समस्या को, किसी विचार को, किसी मनोभाव को विषय बना करके उसका परिचय दिया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। और तो ऐसे निबंधों को हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। अब आप विषय ले सकते हो, जैसे दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि, ऐसे विषय हैं जिन पर हम विचार प्रस्तुत करते हैं। अंतिम प्रकार आता है भावात्मक निबंध, जिन निबंधों में भाव की प्रधानता होती है, जिन निबंधों में भावना की प्रधानता होती है। ऐसे निबंधों में उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं परोपकार है, सदाचार है, देश प्रेम है, राष्ट्रभाषा है। तो ये निबंध है भावात्मक निबंध कहलाते हैं। तो मित्रों, ये 4 प्रकार के निबंध हो गए। अगले वीडियो में हम विस्तार से आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।